नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ख़राब स्तर की हवा पहुंच गई है और दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स हैं और 8 में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी हालात ख़राब हैं और ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू किया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को बहुत ख़राब कैटेगरी तक पहुंच सकती है और आपको बता दें आज दिल्ली सरकार ने 31 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है कहा और सरकार ने कहा है कि मेट्रो और बसों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जा रही है और प्रदूषण को लेकर आज आपात बैठक हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा। साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीर भी सामने आने लगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, यानी बहुत खराब। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 2 के तहत और पाबंदी लगाने का फैसला किया था। ये पाबंदियां किस तरह सख्ती से लागू कराई जाएं, इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार दोपहर अहम बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में पर्यावरण सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी सचिव जैसे अहम और आला अधिकारी पहुंचे ही नहीं। गोपाल राय के मुताबिक जूनियर अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए, डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे, एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे और कई विभागों से डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है? मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। मीटिंग से नदारद रहने के मामले पर अधिकारियों का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए। 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 और लोकेशन पर प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया गया है, वहां विशेष टीम तैनात की जाएंगी। डस्ट कंट्रोल के लिए अभी तक केवल पानी का छिड़काव हो रहा था, अब पानी में डस्ट सप्रेसेंट मिलाया जाएगा ताकि डस्ट देर तक बैठी रहे। 25 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्रदूषण, जिस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी चिंता हो रही है, मीडिया हेडलाइन बना रहा है, उस मुद्दे पर भी जब बैठक होती है तो आला अधिकारी बैठक में नहीं पहुंच रहे, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिल्ली की गवर्नेंस चल कैसे रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमने इस पूरे मुद्दे पर डॉक्टर एम वली से बात की थी अपने शाम कार्यक्रम देश की बात में। उन्होंने बताया कि किस तरह से बढ़ते प्रदूषण से हम अपना बचाव कर सकते हैं। कि ये मेटल टॉक्सिसिटी आ रही है पोल्यूशन के साथ, जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर खिलनानी का लेख आपने शायद पढ़ा हो, 2-3 दिन पहले आया है अखबार में, और उसमें एक अजीब बात ये लिखी थी कि इस बार पॉल्यूशन के इफेक्ट्स लोगों में जल्दी शुरू हो गए हैं। आमतौर पर लेट शुरू होते थे, दिवाली के बाद हम लोग ये प्रोग्राम्स करते थे, अब के हमने दशहरा से भी पहले कर दिया, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एयर प्योरीफायर तो बिल्कुल कोई खास फायदा नहीं करते एक्सेप्ट व्हेन यू आर लॉक्ड इन द रूम। गार्गलिंग कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। कल मैं गया था, मैं खुद गया था रामलीला देखने, वहां से जब मैं आया हूँ तो सुबह को बलगम में कुछ गड़बड़ आया, काले पार्टिकल्स आए। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने की, एक इमेज है, ये जबान के अंदर से ये मेटल टॉक्सिसिटी जा रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जा रहा है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज क्लियर। तो अब ये जो मेटल टॉक्सिसिटी, धुआं, कार्बन पार्टिकल्स, ये सब जा रहा है हमारे शरीर में, इसके लिए बाहर के लोग तो नेजल फिल्टर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ मास्क यूज हुए थे, बट सादा मास्क, सर्जिकल मास्क इसमें कुछ काम नहीं करेगा। कैसे मास्क लगा सकते हैं? हाँ। N95 और एक और N95 का एडवांस्ड वर्जन आता है SN95। ये दोनों मास्क सिर्फ लगाए जाएं और इससे बहुत फायदा हुआ था लोगों को कोविड में।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। कनाडा से विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार खुलकर बयान देते हुए दो टूक कहा है कि फिलहाल भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर प्रगति हुई तो वीज़ा सर्विस शुरू करने पर भारत भी विचार करेगा। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे और उसके बाद जो भी आपसी मुद्दे हैं उसे सुलझाकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। My expectation is that the relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that. My hope, my expectation is that situation would improve. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. So if we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very, very soon. और अब कुछ चुनावी खबरें। राजस्थान में 76 कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, लेकिन अब तक आलाकमान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले राजस्थान कांग्रेस के 3 बड़े चेहरों को टिकट नहीं मिला है। इनमें नाम आपको बता दें, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी से। जहां तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ही सेफ लेकर चल रही है और इस जो लिस्ट आई है इसमें भी सिटिंग गेटिंग इस टाइप का फॉर्मूला है कि जो मंत्री हैं उनको रिपीट किया जाए, जहां पर ऑल्टरनेटिव नहीं है वहां पर वो टिकट नहीं बदल रहे हैं। तो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़े जो नाम है जो फिलहाल जो पेंडिंग रखे गए हैं, यानी कि उनकी सीटों पे घोषणा नहीं हुई है, वो है महेश जोशी पीएचडी मिनिस्टर, शांति धारीवाल कोटा से हैं और यूडीएच मंत्री रहे हैं, और धर्मेंद्र राठौड़ जो प्रयास कर रहे हैं कि उनको अजमेर से टिकट मिल जाए। वैसे वो आरटीडीसी के चेयरपर्सन है। क्यों नहीं मिला है इनको टिकट? अब आप जानते हैं कि जब पिछले साल कांग्रेस आलाकमान चाह रही थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने और शायद यहां पर सचिन पायलट को मैदान में उतारा जाए, तो कुछ मंत्री इकट्ठा हुए थे शांति धारीवाल के घर पर। बताया जाता है कि उनको महेश जोशी ने फोन करके वहां बुलाया था और फिर उन्होंने कहा था कि अगर अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ देते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, यानी कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था स्पीकर को। लेकिन ये जो नाम थे इसमें इनको शो कॉज नोटिस भी मिला था, इनको डिसिप्लिनरी कमेटी में भी एक नोटिस दिया गया था, उन्होंने रिप्लाई भी किया था। लेकिन ये पहली सूची में बताया जाता है कि इनके नाम थे और कांग्रेस के पास गए थे, लेकिन आलाकमान को इनके नामों पे ऐतराज था, इसलिए ये पेंडिंग रख दिए गए हैं। इनके साथ ही जो जाहिदा खान है उनके खिलाफ भी कहीं विरोध है, तो वो भी एक ऐसी मंत्री है जिनको टिकट नहीं दिया गया है। दूसरा जो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि 5 निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया है उनको कांग्रेस के नाम पे टिकट मिला है, लेकिन इनमें कई ऐसे निर्दलीय भी है जहां उस सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, तो यानी कि निर्दलीय स्ट्रांग है, इसलिए उनको टिकट मिल गए हैं। और निरंजन आर्या जो है, शायद पहली बार हुआ है कि किसी सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी रहे, अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अपने आप में शायद ये पहला ही है राजनीति के लिए कि सिटिंग कांग्रेस गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी रहे, अब कांग्रेस की ही टिकट का उम्मीदवार उनको बनाया गया है। तो इस तरह से है लिस्ट, कांग्रेस की सेफ लिस्ट है। अब बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का भी दौरा होएगा परसों, और लगता है कि जो बाकी टिकट है उन पर तब निर्णय हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो दोबारा एक बार और बैठेगी। और चुनावी दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन पहली बार धूमधाम से किया। उनसे बात की हमारी सहयोगी अमृतांशी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस में बृहद कन्या पूजन का आयोजन किया है, और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं जो कि अपनी बेटियों पर, अपनी लाडली लक्ष्मियों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज पहली बार जो है बृहद आयोजन सीएम हाउस में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को आप लगातार देख रहे हैं, वो सीएम हाउस में अपनी बेटियों को बुलाकर जो है
उन पर फूल भी बरसा रहे हैं, उन पे प्यार लुटा रहे हैं और उनके साथ भगवान दास सबनानी जो कि प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। कि मुख्यमंत्री ने सालों से हर योजना, हर अगर हम मौके की बात करें तो कन्या पूजन के साथ शुरुआत की है। कन्या पूजन के साथ साथ जो है साफ तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, लाडली बहना योजना बनाई और इसी के साथ जो है खास तौर से बेटियों के पास मामा शिवराज, सर मामा शिवराज बेटियां लगातार आवाज आपको लगा रही हैं और यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखिए मामा शिवराज की फोटो भी लेते हुए नजर आ रही हैं और एक स्माइल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बेटियों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। सर इनकी खुशी चेहरे पर साफ बता रही है कि मामा शिवराज के लिए आज खुद इतनी दूर तक आई है बेटियां देवियां हैं मेरे लिए। हाँ। सर आपने हर योजना बेटियों को ध्यान में रखती हुई बनाई, आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री ने एक साफ बात सिर्फ एक शब्द में कही है कि बेटियां उनके लिए देवियां हैं और देवियां जो है जाहिर सी बात है उनका स्वरूप जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है छोटी छोटी बच्चियां आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पर आज चल रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आज नवमी है, नवमी पर देवी पूजन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मामा जो है वो लगातार उनको बुला रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आज जो है क्योंकि उनके मामा जो है खुद पूरी तरीके से मामा जो है उनके आज फूल बरसाते हुए उन पे नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज का दिन सीएम हाउस में बेहद खास है। चुनावी दिन है और करीब 1.5 साल बाद कर्नाटक में फिर हिजाब विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने साफ किया है कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की 28 और 29 तारीख को होने वाली परीक्षा में हिजाब पर रोक नहीं होगी, जबकि दक्षिणपंथी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में हिजाब पर रोक नहीं होगी। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नीट परीक्षा के दिशा निर्देशों को जानना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इससे मुद्दा क्यों बना रहे हैं। नीट परीक्षा के लिए लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है, इसलिए KEA के लिए भी ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हिंदू संगठन इस तर्क से सहमत नहीं। KEA द्वारा पारित आदेश संविधान के खिलाफ है। ये संविधान का अपमान है। आदेश को रद्द करना होगा। ये अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने का एक प्रयास है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कॉरपोरेशंस और राज्य के कुछ निगमों में बहाली के लिए परीक्षा लेने जा रही है। अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि जो महिलाएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने आएंगी उन्हें परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले आना होगा ताकि उनकी सही ढंग से स्क्रीनिंग की जा सके। कुछ छात्रों ने धार्मिक कारणों का हवाला दिया और अनुरोध किया कि कुछ परीक्षाओं में हिजाब की अनुमति दी जाए। हमने इसकी अनुमति नहीं दी। बार बार अनुरोध करने के बाद हमने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति देने का फैसला किया। उन्हें 1 घंटे पहले आना होगा। एक महिला अधिकारी उनकी स्क्रीनिंग करेगी और वे परीक्षा दे सकेंगी। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि इसकी परीक्षाओं में हिजाब पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। हिजाब को लेकर यहाँ कर्नाटका में काफी विवाद हुआ था, हिंसा भी हुई थी। अब नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे चल रही हैं सांस्कृतिक शहर मैसूर में दशहरे की तैयारियां। देश भर में नवरात्र का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज महानवमी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चंद्रयान 3 और राम मंदिर के थीम में दुर्गा पंडाल को सजाया गया। आरती भी की गई और इस पंडाल में विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा
संगम देखने को मिला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी को इस पंडाल में खूबसूरती से दिखाया गया है। और कल दशहरा है और देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे खास होता है मैसूरू का दशहरा। हर साल की तरह इस बार भी दशहरे के मौके पर यहाँ ज़बरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। भव्य मैसूर एयर शो की शुरुआत हो गई है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। मैसूर पैलेस को खूबसूरती से सजाया गया है और इसके साथ ही पूरा शहर जगमगा रहा है।